Do all materials reflect the sound? If you want to know the answer of this question, please watch today's complete video. Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. The very first topic for today is how the thundering of light is produced and how you measure the cloud distance from the earth. So, first topic is formation of thunder. The very first topic is formation of thunder. When thunder you most commonly hear about, you see it also. When a thunder lightning is produced, in that particular case, around 75% of electrical energy that is present near about the area is absorbed. And a lightning comes faster. First you see the lightning and then a sound is coming. So it means speed of light is much faster than the speed of the sound. So firstly, the speed of light, as we already discussed in chapter light, speed of light is 3 into 10 raised to the power of 8 meter per second. But speed of sound is much lesser than the speed of the light. Speed of sound is 330 meter per second in air. Okay. 75% अमाउंट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो यूज हो जाता है किसको, गैसेस को हीटअप करने के लिए. गैस हीटअप होगी तो क्या होगा, उससे उसका टेम्परेचर जो है नियर अबाउट जो उसका आसपास का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा एंड दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजेस टू अबाउट 10,000 केल्विन. ठीक है, 10,000 केल्विन तक टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ. वो प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है क्या, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इन द एयर, जिसकी वजह से एक वॉयलेंट बहुत ज्यादा जो है वो आपको साउंड सुनाई देती है. दैट इज नोन एज थंडर. वो क्या होता है, थंडर. अब थंडर जो है वो कहां प्रोड्यूस हुआ, क्लाउड से प्रोड्यूस हुआ. सो द हाउ विल यू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द अर्थ. वो अर्थ से आप क्लाउड का डिस्टेंस जो है वो कैसे मेजर करेंगे. सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको एक स्टॉप वॉच जो है वो अपने पास रखनी है. जिस टाइम पे लाइटनिंग जो है वो आपको दिखाई दे उस टाइम पे उस स्टॉप वॉच को स्टार्ट करो. देन उसके बाद क्या है, जब आपको वो साउंड सुनाई दे उस लाइटनिंग की, उस स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दो. अब क्या हुआ, हमें पता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. अब टाइम कौन सा है यहां पर जो आपने स्टॉप वॉच से मेजर किया है. स्पीड ऑफ साउंड जो है वो आपको पता है क्या है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो. अब डिस्टेंस किस चीज का है, किसने प्रोड्यूस की है थंडर, दैट इज क्लाउड. क्लाउड ने थंडर प्रोड्यूस किया है तो डिस्टेंस जो आएगा दैट इज ऑफ क्लाउड, वो क्लाउड का डिस्टेंस आएगा. इस तरीके से डिस्टेंस मेजर किया जाता है उसका किसका, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड, और यू कैन से height of the cloud you can measure, which produces the thunder. Height or distance of the cloud you can measure and this height is in meter, क्योंकि टाइम जो आएगा वो सेकंड में आएगा, स्पीड जो है वो आपकी किस में है, मीटर पर सेकंड में है. तो यहाँ डिस्टेंस जो आएगा आपके पास वो किस में आएगा, मीटर के अंदर आएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो होता है तो कैसे होता है, जब आप ऑडिटोरियम में जाते हो कोई मूवी देखने, तो वहां पर ऑडिटोरियम के बाहर जब आपको वेट करना पड़ता है और अंदर कोई मूवी जो फर्स्ट आपसे पहले वाला शो है वो खत्म नहीं हुआ, तो आर यू एबल टू हियर द साउंड. क्या तुम्हें साउंड जो है वो सुनाई देती है. कभी कभार, बहुत रेयरली है कि आपको वो साउंड जो है वो सुनाई देती है. बट जैसे ही आप ऑडिटोरियम के अंदर एंटर करते हैं
तो आपकी मूवी जैसे स्टार्ट होगी तो आपको क्या आवाज सुनाई देगी, ठीक है। हाउ इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन अ वॉल? सिर्फ एक वॉल या डोर का ही ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से आपको बाहर आवाज नहीं सुनाई देती और अंदर आवाज आपको सुनाई देती है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे मटेरियल्स जो हैं क्या वो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं? कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते। जो हार्ड मटेरियल्स हैं लाइक मेटल शीट है तो वो आपकी साउंड को रिफ्लेक्ट करती है, बट जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं लाइक थर्माकोल, कुशन कवर्स, ये साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो इसीलिए ऑडिटोरियम के अंदर जो है वो वॉल जो होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं? पोरस होती हैं, ताकि वो जो आपकी टीवी स्क्रीन से आवाज आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। आपको सुनाई देगी बट बाहर वो साउंड जो है वो नहीं जाएगी। सिमिलरली जो चेयर्स पर कुशंस वगैरह लगे हैं वो क्या करेंगे? साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सारे मटेरियल्स जो है वो साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते, सिर्फ कुछ मटेरियल्स हैं वो साउंड को रिफ्लेक्ट करेंगे और वो मटेरियल्स कौन से हैं? hard materials. Soft materials are not able to reflect the sound. Now, the very next topic for today is where is the application, practical application of reflection of sound. अब इस साउंड की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? आप डिस्पोजेबल 2 गिलास लेना, 2 गिलास की भी जरूरत नहीं है, जो मैच स्टिक का बॉक्स होता है उसमें एक होल करना। मैच स्टिक्स के बॉक्स में जब आप एक होल करोगे, या गिलास ले लो, गिलास कौन से जो डिस्पोजेबल पेपर ग्लास आते हैं वो ग्लास ले लो, उस गिलास के अंदर एक होल करो और 2 ग्लासेस लेने हैं और दोनों ग्लासेस को कनेक्ट करना है थ्रू अ थ्रेड, ठीक है। गांठ लगा करके इस तरीके से मतलब कर देना कि वो थ्रेड जो है वो उस गिलास में से निकले ना। कुछ डिस्टेंस पे आप और आपके ब्रदर सिस्टर जो भी है या आपका फ्रेंड जो है वो खड़े होना। एक पर्सन जो है वो उस ग्लास के अंदर बोलेगा और दूसरा पर्सन जो है उसको ग्लास को कान पे लगाना है। तो जो पर्सन बोल रहा है सेम आवाज दूसरे पर, आप जितना भी धीरे बोलो वो दूसरे पर्सन तक आवाज पहुंच ही जाएगी। कैसे पहुंचेगी? थ्रू दैट थ्रेड। उस थ्रेड के थ्रू वो आवाज जो है वो आपके फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर जो भी है उसके ईयर तक पहुंच जाएगी। ये सारे बचपन के एक्सपेरिमेंट्स हैं, बचपन के खेल हैं जो सभी करते हैं, ठीक है। करके देखना, होगा, 100% होगा। क्यों होता है? कि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि वो थ्रेड जो है दैट इज एबल टू कम्युनिकेट, और वो क्या कर रहा है? वो आपकी आवाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है और दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहा है। दिस एग्जाम्पल इज नोन एज टॉय, क्या बोलते हैं? टॉय टेलीफोन बोलते हैं। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसकी? साउंड की। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने बताई है दैट इज टॉय टेलीफोन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ साउंड। फर्स्ट इज टॉय टेलीफोन, ठीक है। ये बता दिया किस तरीके से वर्क करता है। नाउ द सेकेंड इज सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कल भी मैंने बताया था कि सोनार जो है दैट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी बेड। सी बेड की डेप्थ को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोनार का यूज किया जाता है। अब अल्ट्रासोनिक साउंड को जनरेट करके कहां भेजा जाता है? भेजा जाता है सी में, ठीक है। उस अल्ट्रासोनिक साउंड को फिर हम स्टॉप वॉच वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड जो सेंड की है वहां पर, वहां से हमने स्टॉप वॉच वो किया, स्टार्ट किया। अब जब वो साउंड जो है वो वापस रिसीव होगी सोनार पर, तो उस केस में क्या करेंगे? स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे। अब जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना हुआ? शिप से सी बेड तक का डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस इज डी, ठीक है। डी जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड सी बेड है क्या? ये देखो, मान लिया कि ये आपका क्या है? सी है,
ठीक है। और यहां पर आपका क्या है, ये आपका क्या है, सी बेड, दिस इज द सी बेड, ठीक है। यहां पर आपका क्या है, शिप है। अब इसमें साउंड जो है वो सेंड की, वो कितना डिस्टेंस है, यहां सी बेड तक का डिस्टेंस है, लेट दिस डिस्टेंस इज डी। जब ये साउंड जाएगी और वापस आएगी, दैट टाइम ये डिस्टेंस जो कवर कर रही है दैट इज डबल, कि ये डी डिस्टेंस है और ये भी डी डिस्टेंस, क्योंकि शिप से साउंड को सी बेड तक जाना है और फिर सी बेड से वापस आना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, डबल डिस्टेंस हो गया। टाइम पीरियड जो है वो आपने स्टॉप वॉच से नोट कर लिया। तो अब ये सी बेड का डिस्टेंस कैसे कैरी करोगे, देखो हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। बट यहां जो डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना था, ट्वाइस ऑफ डी था। ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम आपने स्टॉप वॉच से नोट किया है, तो डिस्टेंस डी जो कैलकुलेट होगा दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, दिस डिवाइडेड बाय 2। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कौन सा है, जो सी बेड का डिस्टेंस है फ्रॉम द शिप। ये है आपकी शिप, ठीक है। शिप से जो सी बेड तक का डिस्टेंस है दैट इज डी, वो डी डिस्टेंस है। तो सोनार जो है वो इस तरीके से आपका लोकेट करता है डिस्टेंस को कि सी बेड की डेप्थ जो है वो कितनी है। नाउ द थर्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज different kinds of sounds are produced, like a cat sound is different from a dog sound, a woman's sound is different from a man sound, or you can say a child sound is different from a woman's sound or a man sound, even a girl sound is different from a boy sound. How is that possible? That is possible because the number of vibrations, कल हमने 3 टर्म पढ़ी थी, वन इज द वाइब्रेशन, अनदर वन इज द फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट वन इज द एम्पलीट्यूड। ये तीनों टर्म्स हमने इंट्रोड्यूस की थी कल। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट विल डिसाइड द साउंड, दैट विल डिसाइड द different kind of sound, or you can distinguish the sound depending upon the number of vibrations. number of vibrations के बेसिस पर आप ये distinguish कर सकते हो कि ये sound जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। Now अब loudness और intensity of the sound की मैं बात करूं तो loudness और intensity of the sound depends upon the amplitude. loudness और इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब लाउडनेस या इंटेंसिटी होती क्या है, लाउडनेस और इंटेंसिटी जो है वो साउंड को डिस्टिंग्विश करने में आपकी हेल्प करती है। कभी आप कहते हो ना कि ये साउंड जो है ये बड़ी सूथिंग साउंड है, ठीक है, और कभी आप कहते हो ये साउंड जो है ये बड़ी ही लाउडर साउंड है और हार्श साउंड है। दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, ठीक है। वो एम्पलीट्यूड, लाउडनेस वही चीज है कि एक साउंड जो है वो आपको सूथिंग लग रही है या लाउडर लग रही है, या लाउडर साउंड को सूथिंग साउंड से डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा साउंड, जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा जो है साउंड लाउड होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा जो है वो साउंड आपको क्या लगेगी, सूथिंग साउंड लगेगी। अब मोर द एनर्जी स्पेंड, जितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो स्पेंड होगी उतनी ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी उतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा साउंड की लाउडनेस होगी। अभी क्या बताया, एनर्जी मोर देन वाइब्रेशन is also increasing,
If vibration increasing, then amplitude is also increasing. If amplitude is increasing, then loudness of sound is more. Reverse is also possible. If energy spent is less, vibrations are also less, then amplitude is also less and loudness or intensity of the sound is also less. ठीक है. Now the next is measurement of loudness of sound. इस loudness को measure किया जाता है decibels में. किसमें measure किया जाता है? Decibels में, and its short form is dB. अब dB जो है हमारे पास, जो ह्यूमन हियर वो कर सकता है, सुन सकता है, लिसन कर सकता है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 dB टू 180 dB. ठीक है, 10 dB से लेकर के 180 dB तक ह्यूमन ईयर जो है दैट इज एबल टू आइडेंटिफाई द लाउडनेस. बट 90 dB से ज्यादा की साउंड जो है दैट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग. ठीक है, 90 dB से ज्यादा की जो साउंड लाउडनेस है दैट इज हार्मफुल. अब वो हार्मफुल कैसे है? वो मेडिकल इश्यूज जो है वो क्रिएट करती है. लाइक आपका कई हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं. ठीक है, आप कहते हो ना कि आज तो बहुत ज्यादा शोर शराब है, इट मीन्स वो क्या है, लाउडनेस जो है उस केस में ज्यादा है और वो लाउडनेस जो है दैट इज इरिटेटिंग वन एंड इट इज ग्रेटर देन 90 dB. वो 90 dB से क्या है, ज्यादा है. नाउ अब इस फैक्टर्स को अफेक्ट क्या करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड द कौन से हैं? सबसे फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया किसका? ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. अगर सरफेस एरिया मेरे पास ज्यादा है तो क्या होगा, लाउडनेस जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. ठीक है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा वाइब्रेटिंग बॉडी का तो लाउडनेस इंक्रीज करेगी. अगर सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो लाउडनेस जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. इट मींस loudness of intensity is directly proportional to the amplitude or you can say vibrations, and loudness of intensity is also directly proportional to surface area of vibrating bodies. अब directly proportional और inversely proportional ये मुझे आपको होप सो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैथ्स में मैं ऑलरेडी डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नेक्स्ट फैक्टर इज द डिस्टेंस ऑफ साउंड. Distance of the distance. These are the factors affecting. The first factor is loudness, surface area, and second factor is distance. Loudness of sound decreases with the increase in sound. मीन्स कई बार आपको लगता है, देखो देखो आपके घर के पास में अगर कोई डीजे बजाएगा तो इट मीन्स उसका डिस्टेंस कम है और आपको वो साउंड ज्यादा इरिटेट करेगी. लेकिन अगर आपसे कुछ डिस्टेंस के ऊपर कहीं डीजे बज रहा है तो वो साउंड आपके पास क्या आ रही है, कम आ रही है. तो इट मीन्स लाउडनेस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस कम है तो लाउडनेस ज्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लाउडनेस कम होगी. ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ इन साउंड. नाउ द नेक्स्ट इज पिच. अब हम पिच की बात करते हैं. किसी की पिच जो है हम कह देते हैं कि ये बहुत तेज है, किसी की पिच जो है वो क्या होती है, बहुत कम होती है. अब वो किस चीज पे डिपेंड करता है? अभी मैंने यहां थर्ड चीज लिखी थी, वाइब्रेशंस, एम्पलीट्यूड के अलावा दैट इज फ्रीक्वेंसी. पिच ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, पिच ऑफ अ लिविंग थिंग इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, अभी मैंने थर्ड डिस्कस किया लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड.
इसमें डिस्कस किया हमने क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसकी यूनिट होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पिच ऑफ द साउंड। पिच बेसिकली क्या है, द shrillness of sound is known as pitch। उसको क्या कहते हैं, pitch of the sound कहते हैं। Depends on the shrillness of sound depends on the pitch of the sound। Voice of a woman is more shriller than the voice of a man। ठीक है, अब ये डिपेंड करती है, पिच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। हायर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर इज द पिच। इट मीन्स जितनी ज्यादा पिच फ्रीक्वेंसी है उतनी ज्यादा आपकी हायर पिच होगी। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी कम है तो पिच जो है वो क्या होगी, कम होगी। तभी क्या होता है, क्लासरूम में आप टीचर बिल्कुल फ्रंट टेबल पे बैठते हो तो टीचर वहां पर फ्रीक्वेंसी जो है आपको मैक्सिमम सुनाई देती है, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नहीं सुनाई देती, आपको साउंड जो है, पिच जो है वो तेज सुनाई देती है, आवाज तेज सुनाई देती है, और पीछे जाकर के आप बैठते हो तो आपको क्या करता है, वो आवाज स्लो लगती है। क्यों लगती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ठीक है, वो इसी रीजन की वजह से कि वहां पर आपको पिच जो है वो आपको लाउडर लगती है और पीछे जो है वो आपको पिच जो है वो कम लगती है। बट पिच ऑफ अ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द, जैसे लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती थी मेरी किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, तो पिच ऑफ द साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनर्जी। ये एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, अब पिच दूसरी चीज मेरी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो डिपेंड करती ही करती है, साथ में जो वाइब्रेटिंग बॉडीज हैं उसकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडीज। ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडीज की लेंथ के ऊपर भी हमारी क्या करेगी, पिच डिपेंड करेगी। एक फ्लूट ले लो, अब छोटे साइज की फ्लूट होगी तो उसकी साउंड जो होगी वो अलग सुनाई देगी। एक बड़े साइज की अगर आपके पास फ्लूट है तो उसकी आवाज जो है वो आपको सुनाई देगी, जबकि इंस्ट्रूमेंट जो है वो दोनों क्या है, आपके पास फ्लूट ही है। सिमिलरली आप वायलिन लोगे तो वायलिन, अगर आप स्मॉल साइज का वायलिन लेते हो, टॉय वायलिन लेते हो, तो वहां पर आपको आवाज जो होगी वो डिफरेंट सुनाई देगी। अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला बड़ा वाला वायलिन लोगे तो वहां आपको आवाज जो है वो क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडीज की जो लेंथ है वो वेरी करती है। क्वालिटी ऑफ साउंड। देखो ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर मैं टू ह्यूमन बीइंग्स कंपेयर करूं तो मैंने ले लिए, मैंने अगर उनको कंपेयर करूंगी तो अब ह्यूमन बीइंग में साउंड जो प्रोड्यूस होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, अब इस वोकल कॉर्ड की लेंथ जो है वो तो वेरी नहीं कर रही, वो तो सेम है दोनों मैंस में या दो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, पर उसके बाद भी जो है वो हमारे पास दोनों की साउंड के अंदर कुछ डिफरेंस है। सिमिलरली अगर मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो एक है वायलिन, एक है सितार। ठीक है, दोनों में लेंथ जो है वाइब्रेटिंग बॉडीज की वो सेम है, दोनों वाइब्रेटिंग बॉडीज का जो मटेरियल है वो सेम है। इवन आफ्टर दैट द साउंड ऑफ वायलिन इज डिफरेंट फ्रॉम द साउंड ऑफ द सितार। वो कैसे है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो, वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो क्वालिटी ऑफ द साउंड की वजह से। क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या करता है, अगर दो चीजों की लाउडनेस भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है एंड पिच भी सेम है, देन उसके बाद आप उस दो ऑब्जेक्ट्स को या दो थिंग्स को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ साउंड। वो आप क्वालिटी ऑफ साउंड के बेसिस पर डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा
लाउडनेस और पिच दोनों सेम है, यानी कि एम्पलीट्यूड भी सेम है दो का, और दो की फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सेम है, देन यू आर एबल टू identify that these two things are different or same. This is identifiable with the help of the term that is quality of sound. So basically the quality of sound is the characteristic of a vibrating object. ठीक है, ये क्या है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ अगर हम बात करें कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, साउंड जो प्रोड्यूस होती है एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमन बींग्स के द्वारा, दैट इज बिकॉज ह्यूमन बींग्स में तो हमने पढ़ लिया, दैट इज ड्यू टू द वोकल कॉर्ड्स। अब वोकल कॉर्ड से कैसे हम डिटेल में प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, वो लेटर ऑन जब हम बायो पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रोड्यूस की जाती है। अब बात करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, एनिमल्स साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैमल्स इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स आल्सो, बट बर्ड्स जो एनिमल्स जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, सिक्स्थ एप्लीकेशन इज साउंड ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था वोकल कॉर्ड का, यहां पर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में तो साउंड प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ द वोकल कॉर्ड। जब आप क्या करते हो, सांस लेते हो और छोड़ते हो, तो एक प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है आपका, ठीक है। उस प्रेशर रीजन की वजह से वोकल कॉर्ड्स जो है वो मूवमेंट करती हैं, और वो क्या करती है, कंप्रेस करती हैं और रेयरफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से रेयरफेक्शन होता है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। एनिमल्स में भी इसी तरीके से वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ व्हाट अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स में कैसे प्रोड्यूस होगी। बर्ड्स में प्रोड्यूस होती है एक रिंग ऑफ कार्टिलेज के थ्रू, बर्ड्स में प्रोड्यूस होती है एक रिंग ऑफ कार्टिलेज के थ्रू। दिस रिंग ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज सायरिंक्स, इसको सायरिंक्स कहा जाता है। और ये जो होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज, दैट इज अटैच्ड, जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ विंड पाइप, बिगिनिंग ऑफ ये होता है हमारे पास बिगिनिंग ऑफ विंड पाइप पर। अब ये क्या करता है, कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, बिकॉज दे हैव नॉट सिंगल सेरिंग्स, दे हैव टू पार्ट्स। In syrinx they have two parts, therefore they are able to produce two different kinds of sound. अब जो बर्ड्स की विंग्स की फ्लैपिंग होती है, two different kinds of sound. बर्ड्स के विंग्स जब वो फ्लैप करती हैं या वो उड़ती हैं, तो आपको वो भी सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि उनके विंग्स की जो फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। फ्लैपिंग, दिस इज द फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंग्स, फ्लैपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ विंग्स, therefore you are able to hear the sound of flapping of wings. Now अब ह्यूमन बीइंग जो है, साउंड तो प्रोड्यूस हो गई, वो हमने सुन लिया कि वो कहां पे प्रोड्यूस होती है, हमारे पास वोकल कॉर्ड से हम प्रोड्यूस करते हैं। बट हाउ वी आर एबल टू हियर, हम वो से सुनते कैसे हैं। देखो भगवान ने सुनने के लिए हमें क्या दिया है, कान दिए हैं। अब उस कान में हमारे पास एक चीज प्रेजेंट है, दैट इज ईयर ड्रम। अब जब प्रेशर रीजन क्रिएट होगा तो वो ईयर ड्रम जो है, जब आपके पास साउंड आएगी तो क्या होगा, वो ईयर के अंदर जो प्रेजेंट है आपके पास ईयर ड्रम, वो क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा, यानी कि प्रेशर रीजन की वजह से वो उसकी मूवमेंट होगी। अब जब उसकी मूवमेंट होगी
ईयर ड्रम के अंदर आपकी कौन सी नर्व प्रेजेंट है? ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट है। ईयर ड्रम जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ? ऑडिटरी नर्व्स के साथ। ये ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं ये कैरी करती हैं सिग्नल्स टू योर ब्रेन। वो फिर आइडेंटिफाई करता है या वो जनरेट करता है सिग्नल्स को, साउंड को, इंपल्स को, जिसकी वजह से आप एक ये ऑडिटरी नर्व जो होती हैं ये इंपल्स जनरेट करती हैं और वो इंपल्स जो है वो आपकी ब्रेन तक पहुंचता है। देन यू आर एबल टू हियर। अब इसके बाद एक टर्म आती है म्यूजिक एंड नॉइस। कुछ साउंड ऐसी होती है जो आपको लगती है कि ये तो म्यूजिकल साउंड है और ये क्या सिक्स्थ सेवेंथ वन, दैट इज म्यूजिक एंड नॉइस। देयर इज वेरी मच स्मॉल डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस। म्यूजिक साउंड जो होती है दैट इज अ प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड, और नॉइज जो होता है दैट इज अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, अब हर पर्सन के लिए ये अलग अलग है। कोई साउंड जो आपको अनप्लीजेंट लग रही है जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी अनप्लीजेंट हो, वो दूसरे के लिए प्लीजेंट हो सकती है। ठीक है, जो साउंड आपको प्लीजेंट लग रही है हो सकता है वो दूसरे को अनप्लीजेंट लगे। सो देयर इज अ वेरी मच स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस। थिन म्यूजिक एंड नॉइस के लिए सबसे पहले जो है हम बात करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर प्रेजेंट। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके ऊपर स्ट्रिंग होती है और उसको बजाने से क्या क्या बनता है, म्यूजिक जो है वो जनरेट होता है। लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज गिटार। गिटार इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, सितार इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, वायलिन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, यहां पर क्या होता है, तार बंधी हुई होती है 2 एंड पॉइंट्स के बीच में, और वहां पर आप जब उसको तार को हिलाते हो, स्ट्रिंग को हिलाते हो, देन साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज नोन एज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं? गिटार आता है, वायलिन आता है, सितार आता है, and many more. Now the second one is wind or reed instruments. ये कौन से होते हैं? जहां पर होलो पाइप्स होते हैं और उन पाइप्स के ऊपर क्या किया जाता है, होल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे जब आप उसके अंदर एयर को ब्लो करते हो तो क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपका साउंड प्रोड्यूस। विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, एक होलो पाइप होता है, होलो पाइप के ऊपर जिस तरीके से ये होलो पाइप है, ठीक है, इस होलो पाइप पर क्या करेंगे, यहां पर होल्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जब आप विंड को ब्लो करोगे तो यहां जो ये पाइप होल्स हैं इसमें क्या होगी, वाइब्रेशंस होंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको साउंड सुनाई देती है। एग्जाम्पल इज फ्लूट। फ्लूट जो है वो इसका एग्जाम्पल है। नाउ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट मैं मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बता रही हूं। थर्ड वन इज द ड्रम इंस्ट्रूमेंट। थर्ड वन इज द ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स। ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, एक लेदर की मेम्ब्रेन जो होती है उसको स्ट्रेच करके टाइट किया जाता है सरफेस के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल ड्रम इंस्ट्रूमेंट्स का जैसे एग्जाम्पल है ड्रम, या जिसको आप ढोलक कहते हो, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, ड्रम के हुए। उसमें क्या किया जाता है, लेदर की मेम्ब्रेन को स्ट्रेच किया जाता है और उसको एक सरफेस के ऊपर फिक्स किया जाता है। व्हेन यू पुट प्रेशर ऑन दैट लेदर मेम्ब्रेन गेट्स वाइब्रेटिंग and produces the same rarefaction and compression phenomena due to which you are able to hear the sound, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, साउंड सुनाई देती है। ये तो आ गई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक की बात करते हैं। जब हम नॉइस की बात करते हैं तो नॉइस बेसिकली क्या है, नॉइस होती है अनप्लीजेंट, और ये प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से, जो घर पर रखी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, लाइक मिक्सर को यूज कर रहे हो, तो दैट विल प्रोड्यूस अ अनप्लीजेंट स्मेल। फैक्ट्रीज में जो मशीनें चल रही हैं,
दैट विल ऑल्सो प्रोड्यूस एन अनप्लीजेंट स्मेल, तो वो क्या कहलाती है, नॉइस कहलाती है। अब नॉइस को, और इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से या इन चीजों की वजह से जो आवाज क्रिएट, जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज नॉइस पॉल्यूशन। उसको क्या कहा जाता है, नॉइस पॉल्यूशन कहा जाता है। अब इस नॉइस पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए क्या चीजें हैं, आप क्या करो, जैसे फायर क्रैकर्स की या क्रैकर्स की जो आवाज है, दैट इज ऑल्सो अ नॉइस, वो भी क्या है, नॉइस है। अब इन चीजों को, नॉइस पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए क्या है कि आप जो है इंडस्ट्री को कहाँ लगाओ, जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे बाहर लगाओ। दूसरी चीज क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लाइक डीजे वगैरह हैं, उसको आप एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज करो। टीवी स्क्रीन, टीवी वगैरह जो हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको आप क्या करो, वॉल्यूम उसके अंदर कंट्रोल करके उसको लिसन करो। या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको आप क्या करो, वॉल्यूम को कंट्रोल करो। तो उससे आप क्या कर सकते हो, नॉइस पॉल्यूशन को क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या कर सकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज इको। व्हाट इज इको? व्हेन यू आर पुट, जब आप जोर से चिल्लाते हो, ठीक है, तो किसी बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर चिल्लाओ, या फिर आप हिली एरियाज में जाते हो, ठीक है, हिली एरियाज में आप गए, आपने कोई आवाज जो है वो लगाई, और वो थोड़े टाइम के बाद आवाज जो है वो रिफ्लेक्ट हो के आपके पास आती है, दैट इज बेसिकली नोन एज इको। वो क्या होती है, इको, जिसको हम क्या कहते हैं, ECHO। अब इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस आपका उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से कितना होना चाहिए। एक हाई बिल्डिंग है, अगर आप उससे 17 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, मिनिमम 17 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होकर के आप आवाज लगा रहे हैं, तो वो साउंड आपके पास रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। अब वो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी तो क्या होगा, आपको सुनाई देगी, बट कुछ समय के बाद आपको एक और साउंड सुनाई देगी, वो भी आपके रिफ्लेक्टेड साउंड ही होगी, बट जो सेकंड साउंड आपको सुनाई दी है, दैट इज बेसिकली द इको। अब ये 17 मीटर से कम का डिस्टेंस है तो आपको सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? स्पीड ऑफ साउंड जो होती है दैट इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड, और आप ह्यूमन बीइंग जो साउंड सुनता है वो उसको कितने टाइम के लिए रिमेंबर रखता है, 0.1 सेकेंड के लिए रिमेंबर रखता है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड मुझे पता है, टाइम जो है जो ह्यूमन ब्रेन रिमेंबर करके रखता है दैट इज 0.1 सेकेंड, वो उसको सेकेंड के लिए रिमूव करके रखता है। अब डिस्टेंस d जो है दैट इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होना चाहिए, बट जो साउंड आपने लगाई है वो कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है आपसे उस बिल्डिंग तक जा रही है और उस बिल्डिंग से वापस आप तक आ रही है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस जो है वो कवर किया। तो डिस्टेंस d अगर मैं निकालूंगी दैट इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें ये वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं 330 मल्टीप्लाई बाय 0.1, दिस डिवाइडेड बाय 2, यहां से मैंने डेसिमल हटाया, दिस इज दिस, एंड दिस कम्स आउट टू बी 16.5 मीटर, ठीक है। तो मिनिमम बिल्डिंग से आपका इतना डिस्टेंस होगा तभी आपको इको सुनाई देगी, अदरवाइज आपको इको जो है वो सुनाई नहीं देगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, you can post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. And the sound chapter of the physics for class 7th and 8th, it is over. Thank you.